हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को 6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जब वो 6 टॉपिक हम लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएंगे तभी जा करके हम लोग जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसको हम लोग सीख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो कि सिद्ध कीजिए कि कणी में 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से समझिए हमारी बात को कि जो अपरिमेय संख्या हम लोगों को सिद्ध करने के लिए दे रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को 6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब उन 6 टॉपिक को एक एक करके देख लेते हैं, फिर जाकर के हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसको सिद्ध करने में वो 6 टॉपिक इंक्लूड होंगे, तो पहले ही उनको समझ लिया जाए ताकि जब वो चीज़ें हम लोग वहाँ पे यूज करें तो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो जरा देखिए, हमने जब आपको संख्या पद्धति पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने पहले ही हायरार्की बनवा दिया था कि कौन सी संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हमने बता दिया था। ठीक है ना। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी होती है समृद्ध संख्या, फिर उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका वास्तविक और दूसरा है आपका काल्पनिक। तो देखिए, ये जो आपके वास्तविक भाग है ना, इस वास्तविक भाग को हम लोग हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, यानी कि वही चीज़ें हम लोग 6 से लगाए, मतलब जब तक छोटे थे तब तक, और 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ 10 तक पहुँचाएँ। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब किसके बारे में पढ़ेंगे, तो केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर जब आप 10 से ऊपर जाएंगे, मतलब 11, 12 ये सब पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको किसकी बात करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको काल्पनिक संख्या की बात करना पड़ेगा, समृद्ध संख्या की बात करना पड़ेगा, इन सब की बात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं किसके संदर्भ में देखेंगे, वास्तविक संख्या के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है ना। तो जरा देखिए, ये है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या का परिभाषा आप जानते हैं, जिनका वर्ग करने पे धनात्मक मिले। ठीक है। अब ये जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अभी आपको बात समझ में आ जाएगा हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्यों इनको इतने भागों में बांट रहे हैं। पहली बात कि जो वास्तविक संख्या होती है वो 2 भागों में बटी होती है। दूसरी बात देखिए, ये जो परिमेय संख्या होती हैं इनके कुछ लक्षण हैं। परिमेय संख्या, ये आपको वो परिमेय संख्या इनको बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो परिमेय संख्या तो बटे के रूप में लिखे होते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 4/7। ठीक है। वैसे हमने लिख दिया 9/15, ऐसे एट रैंडम करके लिख दिया। ठीक है ना। वैसे हम 6/3 लिख देते हैं, चाहे 13 लिख देते हैं, कुछ और लिख दें, मतलब कुछ भी लिखिए, बटे के रूप में लिखा होना चाहिए। अब इसको समझिए, ये 4/7 है, ये 9/15 है। अब देखिए, जो 9/15 ना, हम इसको और छोटा कर सकते हैं, यानी कि देखिए 3 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 5 बार में। अब ये कितना हो गया, 3/5 आ गया। जब हमने इसका सरलतम रूप बनाया तब ये 3 और 5 मिल गए, और 3 और 5 अब किसी और से नहीं कट सकते। किसी और से नहीं कटने का मतलब, यानी कि अब हम इसको चाहें किसी और से काटना तो नहीं कटेंगे, या तो ये 1 से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे। इसके अलावा अब किसी और से नहीं कटेंगे, जो कटने थे वो ऑलरेडी कट चुके हैं। ठीक है। वैसे ये देखिए 4 और 7 है, ये भी अब कट नहीं सकते हैं। ठीक है। यानी कि 4 या तो 1 से कटेगा, या 2 से कटेगा, या तो 4 से कटेगा। और वैसे ये 7 है, या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, किसी और से नहीं कट सकता। यानी कि ये खुद किसी और से कट सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में किसी एक संख्या से नहीं कट सकते हैं। कब ये नहीं कट रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बोलेंगे यहाँ पे तो कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कट ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई इसमें कंट्रोवर्सी होगा कि ये कब कटेंगे और कब नहीं कटेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पे ये कट रहे हैं तो 9 और 15 थे, और जब कटे तो ये 3 और 5 मिल गए। अब जरा ये जो 3 और 5 मिले और ये जो 9 और 15 मिले, इनका जरा आप HCF निकाल करके देखिए क्या आ रहे हैं। तो देखिए, जब ये कट के अपने सरलतम रूप में आ गए, जब यह किसी और से नहीं कटेंगे, तो इस समय इनका HCF कितना आ रहा है, तो इनका HCF 1 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब कटने वाले थे तब इनका HCF कितना था, HCF ये कितना है, 3 है। आ रहा बात समझ में। इसका मतलब जब ये कटेंगे ऊपर नीचे, तो उस समय उनका HCF 1 नहीं आ करके जिससे कट रहे हैं वो आ रहा है, और जब ये अपने सरलतम रूप में है तब उनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो जो अब यहाँ पे तीसरा टॉपिक बता रहे हैं, अभी तीसरे को इंक्लूड करते हुए अभी दूसरे का हम और व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आए। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 संख्या है A और B, इनका हमने क्या निकालना है, HCF, और इनका HCF अगर 1 आ गया तो A और B क्या कहलाएंगे,
सह अभाज्य कहलाएंगे, ठीक है ना, सह अभाज्य कहलाएंगे। चलिए ये तो तीसरा चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों को ये समझना चाहिए, अब यहाँ पे 3 और 5 है, अब इनका हमने जब HCF निकाला तो 1 आ गया, इसका मतलब ये 3 और 5 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका HCF 1 आए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब HCF 1 आएगा तब ऊपर नीचे जो संख्याएं हैं वह 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कट सकते, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे देखिए 4 और 7 है, इनका HCF 1 आएगा, इसका मतलब ये 4 और 7 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। और जब यह सह अभाज्य संख्याएं हो रहे हैं तब या तो ये 1 से कटेंगे, मतलब 1 से कटने का मतलब ये दोनों संख्याएं 1 से कटेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे किसी और से नहीं कट सकते, यानी कि कॉमन संख्या से नहीं कट सकते। जब इनका HCF 1 आएगा तब यह कॉमन संख्या से नहीं कट सकते। जैसे देखिए यहाँ पे 9 और 15 थे, तो यहाँ पे कॉमन संख्या का मतलब ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से कटें। लेकिन जब यहाँ पे देखिए ये सह अभाज्य संख्याएं हो गए तब ये कॉमन संख्या से नहीं कट रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये भी देखिए, अब कहेंगे कि देखिए सह अभाज्य संख्या तो ऊपर 4 है तो ये 2 से कट जाएगा और यहाँ पे तो 7 है, तो कैसे कटेगा। इसका मतलब जब यह सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो यह किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगी। कॉमन संख्या से मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर भी 2 से है कट जाए और नीचे भी 2 से कट जाए, ऊपर भी 5 से कट जाए नीचे 5 से कट जाए, ठीक है ना। यह कब होंगी, जब संख्याएं सह अभाज्य नहीं होंगी। सह अभाज्य का मतलब जब उनका HCF 1 नहीं आएगा, और अगर वह संख्याएं सह अभाज्य हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वह कभी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगी। कॉमन संख्या केवल एक ही होगा जिससे वो कटेंगी, ठीक है ना, एक के अलावा किसी और से नहीं कट सकती। अच्छा ये बात है। अगर मान लीजिए यही हम लोग अपरिभाषा मतलब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यूज करते हैं, इसी टेक्निक का यूज करते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ 4/7 है और ये 4 और 7 कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और जब यह सह अभाज्य संख्याएं हैं तो केवल एक ही ऐसी कॉमन संख्या जिससे ये कटेंगे, वो कौन होती है, वो 1 होती है, ठीक है। तो हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं ना कि ये 4/7 है तो ये परिमेय है, और परिमेय के साथ साथ ये कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब यह सह अभाज्य संख्याएं हैं तो केवल एक ही कॉमन संख्या से कटेंगे, वो कॉमन संख्या है 1। तो हम लोग कोशिश ये कराते हैं कि ये जो 4/7 है जो सह अभाज्य संख्या है वह किसी अन्य संख्या से कट जाए, किसी अन्य कॉमन संख्या से कट जाए, मतलब ऊपर वाला भी किसी मान लीजिए 3 से कट जाए, नीचे वाला भी 3 से कट जाए। और जबकि हम लोग क्या मान करके चल रहे हैं कि ऊपर और नीचे जो संख्याएं लिखे गए हैं वो कैसे हैं, वो दोनों सह अभाज्य संख्या है। और जब सह अभाज्य संख्याएं हैं तो कभी भी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगी, और हम लोग वो इसी के क्या करते हैं, कॉमन संख्या से कटवा देते हैं। तो देखिए जब ये कॉमन संख्या से नहीं कट रही है तो ये क्या कर रहा है, परिमेय संख्या कहला रही है। और जब वो कॉमन संख्या से कट जाएगी तो परिमेय होगा ही नहीं। क्यों नहीं परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय होता तो कॉमन संख्या से कटता ही नहीं। क्यों नहीं कॉमन संख्या से कटता, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान लिया है सह अभाज्य। और जब ऑलरेडी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तो कॉमन संख्या से कटती ही नहीं है। और अगर मान लीजिए सह अभाज्य संख्याएं हैं और ये कॉमन संख्या से कट रही हैं, इसका मतलब ये परिमेय है ही नहीं। और जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो आराम से क्वेश्चन सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं कि अगर ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं तो किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगी, बस केवल एक ही कॉमन संख्या जिससे कटेंगी वो है 1। आया बात समझ में। अगर इसके अलावा किसी और संख्या से कटा इसका मतलब परिमेय है ही नहीं। जब परिमेय है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब चौथा चीज़ समझिए। अब चौथा चीज़ क्या है, तो चौथा है आपका ये हो गया वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया। अब तीसरा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 10 और बटे में 2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 5। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है। जब हमने 2 से 10 में भाग दिया तो कितना बार भाग गया, 5 बार गया। तो इसे समझिए कि जो ऊपर है वो क्या होता है, वो विभाजित होता है। वो क्या होता है, वो विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, तो ये है किससे। तो जो नीचे है वो विभाजित करता है, ठीक है। किसको विभाजित करता है, तो जो ऊपर लिखा होता है। इसका मतलब ऊपर वाला विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है, जो नीचे होता है। तो जब विभाजित हो जाता है तो जो मिलता है यही आपका क्या हो जाता है, यही प्राप्त संख्या होती है, ठीक है। यानी कि वो कितनी बार में विभाजित होगा, तो 5 बार में। कितनी बार में, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला संख्या होता है वो विभाजित होता है, जो नीचे वाला संख्या होता है उससे विभाजित होता है। कितनी बार में विभाजित होता है, तो जो प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जो प्राप्त होता है उतनी बार में संख्या विभाजित होता है। ये आपका चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक देखिए, ये पांचवा और छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कौन सा है, तो पांचवा टॉपिक ये है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी तीसरी संख्या से विभाजित है तो यह संख्या जिस संख्या का भी वर्ग होगा वह भी उस संख्या से विभाजित होगा। मतलब समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 81। अब ये 81 मान लीजिए ये 3 से विभाजित है,
मानेंगे क्या, वो तो ऑलरेडी विभाजित है। तो जब ये 81 3 से विभाजित है तो ये 81 देखते हैं कि किसी का वर्ग है कि नहीं, तो हमको पता है कि 81 9 का वर्ग होता है। अब 9 का वर्ग 81 है, तो जब 9 का वर्ग 81 है तो ये 3 से ये कट रहा है 81, तो ये जिसका वर्ग है वो भी देखिएगा इस संख्या से कटेगा। तो किसका वर्ग है 81, 9 का वर्ग है ना, तो देखिए 9 भी 3 से विभाजित है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 81 3 से विभाजित है, तो 81 किसका वर्ग था, 9 का वर्ग था, तो देखिए 9 भी 3 से विभाजित है। ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे छठवां पॉइंट, अब देखिए जब यह 81 9 का वर्ग था तो ये 3 से विभाजित था, जब 3 से विभाजित है तो कितनी बार में विभाजित होगा, तो 27 बार में विभाजित होगा, ठीक है। और वैसे ही जब ये 3 से ये 9 भी विभाजित है तो कितनी बार में विभाजित है, तो यहाँ पे देखिए 3 से विभाजित है। इसका मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग किसी से विभाजित है तो ज़्यादा बार में विभाजित हो रहा है, और जब वह खुद संख्या उस संख्या से विभाजित हो रहा है तो कम बार में विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। तो छठवां पॉइंट वही था। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई संख्या m है, m स्क्वायर है, और मान लीजिए हमने 3 से विभाजित किया और ये कितनी बार में विभाजित हुआ, मान लीजिए k बार में विभाजित हुआ। तो जब ये m स्क्वायर 3 से विभाजित है k बार में, तो अगर हम m को 3 से विभाजित करेंगे तो ये k बार में तो विभाजित होगा नहीं, उससे कम ही बार में विभाजित होगा ना, तो मान लेंगे कि ये a बार में विभाजित हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि आंकिक मान में हम लोग तो दिखाई नहीं पाएंगे क्योंकि हमको m निश्चित ही नहीं पता है कि क्या है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मान लेंगे कि अगर m स्क्वायर 3 से विभाजित है तो अगर k बार में है तो m भी 3 से विभाजित होगा, जैसा कि अभी हमने बताया। तो ये कितनी बार में विभाजित होगा, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे कि ये a बार में विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा 6 टॉपिक हम लोगों को आना चाहिए। जब तक ये 6 टॉपिक हम लोगों को पूरा कंठस्थ याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये 6 टॉपिक क्या क्या है, फिर हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जिनका वर्ग करने पे धनात्मक मिले। तो अब ये वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या पहला होता है और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अगर देखिए कोई संख्या परिमेय नहीं है तो क्या होंगे, अपरिमेय हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या होंगे तो परिमेय संख्या के कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षण को समझ लेते हैं कि अगर वह परिमेय संख्या के लक्षण को डिनोट करेंगे तो परिमेय संख्या होंगे, और अगर उनके लक्षण को डिनोट नहीं करेंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इन्हीं लक्षण को पालन न करवाएं, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए परिमेय संख्या का लक्षण क्या है कि परिमेय संख्या बटे के रूप में लिखे होते हैं, और जब परिमेय संख्या बटे के रूप में लिखे होंगे तो हो सकता है कि वो कभी विभाजित हो ऊपर नीचे, और हो सकता है कि कभी विभाजित ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे विभाजित हो रहा है ऊपर नीचे, और जब ऊपर नीचे विभाजित हो रहा है तो इनका कॉमन संख्या से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे लिखा है लेकिन ये कॉमन संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। और जब कॉमन संख्या से नहीं विभाजित होता है तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। और जब सहअभाज्य संख्या होते हैं तो वो कभी कॉमन संख्या से कटेगा नहीं, बस एक ही संख्या होता है जो कॉमन होता है, जिससे दोनों कट जाते हैं, वो संख्या है 1, और इसके अलावा किसी और से नहीं कटते हैं। अगर इसके अलावा किसी और से कटेंगे तो उसको सहअभाज्य बोलेंगे ही नहीं, और अगर सहअभाज्य बोल रहे हैं इसका मतलब किसी और से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों बातें आपको समझ में आ गया कि अगर यह सहअभाज्य है तो किसी कॉमन संख्या से कटेंगे नहीं, और अगर किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य हैं ही नहीं। सहअभाज्य कैसे पहचानते हैं, उनका HCF 1 होता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया ना कि जो बटे के रूप में होते हैं वो आपका परिमेय संख्या होता है, और ये कभी भी कॉमन संख्या से कटेगा तो उसको हम सहअभाज्य नहीं बोलेंगे, और अगर कॉमन संख्या से नहीं कट रहा है तो हम सहअभाज्य बोलेंगे। अगर हम बोलें कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं और इसके साथ साथ ये दोनों किसी कॉमन संख्या से कट गए, कॉमन संख्या का मतलब एक जैसी संख्या से किसी और से कट गए, तो क्या होंगे, ये परिमेय होंगे क्या, नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि अगर ये परिमेय संख्या है और किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं तो ये सहअभाज्य है ही नहीं, और अगर यह सहअभाज्य है तो ये कॉमन संख्या से कटेंगे ही नहीं। अगर यह सहअभाज्य होते हुए भी किसी कॉमन संख्या से कटेंगे तो ये परिमेय होंगे नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का लक्षण होता है कि जब भी ये परिमेय होंगे, मतलब जब भी बटे के रूप में लिखे होंगे तो अगर यह सहअभाज्य हैं तो किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगे, और अगर किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं तो वो सहअभाज्य हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर यह सहअभाज्य होते हुए भी किसी कॉमन संख्या से कट गए तो ये परिमेय नहीं होंगे, क्योंकि परिमेय के लक्षण में वो होता ही नहीं है। तो जब ये परिमेय नहीं होंगे तो होंगे क्या, तो यही जो दूसरा बचा हुआ वो क्या है, अपरिमेय, ठीक है ना। तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सिद्ध करेंगे, देखिएगा ध्यान से,
ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। फिर उसी तरह से चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ऊपर कोई संख्या है और नीचे कोई संख्या है और कोई संख्या प्राप्त हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर की संख्या होती है वो विभाजित होती है, किससे विभाजित होती है, तो जो नीचे संख्या है उससे विभाजित होती है। कितनी बार में विभाजित होती है, तो जो आपको दाहिने साइड में प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा ये तो चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक क्या था कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, अब छठा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो हो सकता है कि ज़्यादा बार में विभाजित हो, लेकिन अगर खुद वह संख्या उस संख्या से विभाजित होगा तो कम बार में विभाजित होगा। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे किए और एक संदर्भ में देखा है। ठीक है ना, अच्छा चलिए ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग सिद्ध करने के लिए चलते हैं। तो ये 6 के 6 टॉपिक आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम सुर में निकलना चाहिए। चलिए सिद्ध करते हैं। तो अभी हमने बताया ना कि बस हमारा देखिए हमारा मेन फोकस इसमें क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध होना नहीं चाहिए। हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए कि जो हमारा परिमेय संख्या का कंडीशन है वह कंडीशन लागू ही ना हो। तो लागू होने का नाम मतलब क्या हो गया कि जब वह परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के कंडीशन लागू नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो परिमेय है ही नहीं। और जब परिमेय नहीं तो है होंगे क्या, अपरिमेय होंगे। तो बस इसी का हम लोगों को करना है, मतलब यही कंसेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है। अपरिमेय सिद्ध करना हमारा यहाँ पे समझ लीजिए कि कर्तव्य है ही नहीं, भूल गए। हमको अपरिमेय नहीं सिद्ध करना, हमको केवल क्या सिद्ध करना है, हमको केवल जो परिमेय संख्या के लक्षण हैं उनको गलत सिद्ध करना है। अगर उनको गलत आप सिद्ध कर लिए तो आपका जो अपरिमेय सिद्ध करना है अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिए। अब हमारा जो पूरा का पूरा माइंड सेट है वो अब किस पर हो जाना चाहिए, किसको सिद्ध करने के लिए, तो जो परिमेय संख्या के लक्षण होते हैं उनको गलत सिद्ध करना। जब वह गलत सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, अब ज़्यादा ध्यान से समझिएगा हल में। तो हम मान लेते हैं कि माना जो कणी में 3 है वो परिमेय संख्या है, माना कणी में 3 परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो जब परिमेय है तो कणी में 3 बराबर लिख सकते हैं P/Q। अब यहीं पे वो शब्द हम लोग यूज करने वाले हैं कि जो P और Q है वे कैसे हैं, जहाँ थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, जहाँ P, Q सह अभाज्य संख्या हैं, सह अभाज्य संख्या है और इसके साथ साथ जो बटे में संख्या है वो 0 नहीं है। अगर 0 हो जाएगा तो ये जब 0 बटे में हो जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं। ठीक है, सीमा में पढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन से लिमिट, उसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो अभी हाई स्कूल में है तो आपका 0 होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए 0 नहीं है। ठीक है, तो जरा देखिए ये हमने मान लिया अपने मन से। अब जरा ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, इसी को हम लोगों को ध्यान से देखना कि जो हमने P और Q माना है ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यह सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब यह कभी भी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब यह सहअभाज्य संख्याएं हो रहे थे तो किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कट रहे थे। ठीक है, और अगर यह कॉमन संख्या से कटेंगे सहअभाज्य होते हुए भी तो ये परिमेय होंगे ही नहीं। और जब परिमेय नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तो हमने ऑलरेडी बता के रखा है कि जो आपके वास्तविक संख्या है 2 भागों में बटा, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, और ये परिमेय होगा ही नहीं। तो जब परिमेय नहीं होगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो कणी में 3 है वो परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या थी, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जब यह सहअभाज्य संख्या है तो ये किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटने चाहिए, और अगर यह किसी कॉमन संख्या से कटेगा इसका मतलब परिमेय है ही नहीं। जब परिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका कणी में 3 है तो इसका वर्ग तो केवल 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, अब देखिए Q² इधर आएगा तो 3Q² हो जाएगा, बराबर उधर होगा P²। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 को इसके बटे भेज देते हैं, तो इधर देखिए P² है और बटे में 3 आ जाएगा, बराबर Q²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी जो हमने चौथा पॉइंट बताया था, चौथा पॉइंट क्या बताया था कि ऊपर वाला संख्या विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है, नीचे वाले संख्या से कितनी बार में, तो जो आपको प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका मतलब P² विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। कितनी बार में विभाजित हो रहा है, Q² बार में। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि P² 3 से विभाजित है। ठीक है, अच्छा इसलिए अब हमने पांचों पॉइंट क्या बताया था
कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बना देते हैं स्थिति नंबर 1। अब जरा ध्यान से समझिएगा अभी। और फिर हमने 6वें पॉइंट में क्या बताया था कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो हो सकता है ज़्यादा बार में विभाजित हो, तो खुद वह संख्या जब उस संख्या से विभाजित होता है तो कम बार में विभाजित होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्यू स्क्वायर बार में विभाजित हो रहा है। तो ऐसे जब पी 3 से विभाजित होगा तो कितनी बार में विभाजित होगा, तो मान लेते हैं कि वो m बार में विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मानते हैं तो अतः अब देखिए p विभाजित हो रहा है 3 से, कितनी बार में विभाजित हो रहा है, तो मान लेते हैं m बार में। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से p का मान अगर हम निकालें तो p बराबर क्या मिलेगा, 3m मिलेगा। अब ये p का मान ला करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यही है ना, तो ये हो गया 3m का स्क्वायर बटे m, सॉरी m नहीं है 3 है, और यहाँ पे q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको हम वर्ग करेंगे तो 9 और यहाँ पे m स्क्वायर बटे में 3 बराबर q स्क्वायर। अब भाग देंगे तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे m स्क्वायर बराबर का q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 3 को इसके बटे भेजें तो वहाँ पे तो q स्क्वायर है, अब बटे में आ जाएगा 3, अब यहाँ पे बराबर का हो जाएगा m स्क्वायर। अब फिर वही वाला देखिए है कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है कितनी बार में, m स्क्वायर बार में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर वही, चूँकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो जब q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, तो इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जब ये q भी 3 से विभाजित हो रहा है तो हम लोग इसको मान लेते हैं स्थिति नंबर 2। अब यही तो हम लोगों को समझने वाली पॉइंट आती है कि यहाँ पे देखिए हमने p और q को कैसा माना था, p और q को हमने सहअभाज्य माना था। और जब सहअभाज्य माना था तो केवल एक ही कॉमन संख्या थी जिससे ये कटेंगे, वो था आपका 1। और जबकि यहाँ पे देखिए स्थिति 1 और स्थिति 2 को ध्यान में देखिए तो ये जो p है वो भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है, यानी कि p और q किससे कट रहे हैं, कॉमन संख्या से कट रहे हैं। और जबकि इन p और q को कैसा मान रखा है, सहअभाज्य मान रखा है। और जब सहअभाज्य मान रखा है तो ये कभी कॉमन संख्या से कट ही नहीं सकते हैं, और ये देखिए ये तो कॉमन संख्या से कट रहे हैं। इसका मतलब ये जो p बटा q मतलब ये जो बटे वाली संख्याएं हैं ये परिमेय के लक्षण थे ना, कि जब यह सहअभाज्य होंगे तो ये किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कट रहे हैं। और चूंकि यह स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट हो रहे हैं कि ये कॉमन संख्या से कट रहे हैं, और जब ये कॉमन संख्या से कट रहे हैं तो ये परिमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या होते तो कभी कॉमन संख्या से कटते ही नहीं। और ये अगर कॉमन संख्या से कट रहे हैं इसका मतलब ये परिमेय है ही नहीं। तो जो हमारा परिकल्पना था कि कड़ी में 3 परिमेय है, वो हमारा परिकल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। और जब ये परिमेय नहीं है तो है क्या, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब परिमेय नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है ना, तो बस हम लोग यहीं पे लिख देंगे कि स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि अब स्थिति 1 और स्थिति 2 से क्या है स्पष्ट, कि P, Q सहअभाज्य होने के बावजूद उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन लिख देते हैं, कॉमन संख्या से कट रहे हैं, कॉमन संख्या से कट रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं चूंकि, इसलिए यहाँ पे। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य थे, और सहअभाज्य होते हुए भी ये कॉमन संख्या से कट रहे हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या होते हैं तो सहअभाज्य होने के बाद ये किसी कॉमन संख्या से नहीं कटते हैं। और ये अगर यह कॉमन संख्या से कट रहे हैं इसका मतलब परिमेय है ही नहीं। तो जब परिमेय है ही नहीं तो है क्या, अपरिमेय है। ठीक है ना, तो इसलिए
अब देखिए P और Q जब हमने सीधे कर दिया कि ये परिमेय नहीं है तो बीच में कौन से बैठे हैं, बराबर का चिन्ह बैठे हैं। तो जब ये परिमेय है ही नहीं, तो जब ये परिमेय नहीं है तो इसके बाएं वाला भी परिमेय नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने कड़ी में 3 लेकर के चला था परिमेय संख्या है, वो तो परिमेय है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान दें। इसलिए कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये रहा पूरा का पूरा कंसेप्ट कड़ी में संख्याओं को सिद्ध करने का। ठीक है ना।